नमस्कार दोस्तों, मैं राजन कुमार साहू स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल आर्स ट्यूटोरियल में। तो आज हम बात करने वाले हैं विश्व के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में और इनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आज हम इन्हीं सब टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन्हीं सब को देखकर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिए। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला संगठन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में यूएनओ बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ एक जो विश्व स्तर पर जो सबसे बड़ा संगठन एक प्रकार से माना जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस संगठन की स्थापना हुई। जैसा कि डेट्स में देख रहे हैं आप, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई और 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। ये दो पॉइंट्स हैं, एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाने प्रश्न हैं, इन पे आप ज़रूर फोकस करिए। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। और हमारा अगला पॉइंट है, जैसे इसके महासचिव पूछ लेता है तो एंटोनियो गुटेरस, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, जो पुर्तगाल के हैं। और क्या पूछ सकता है, इस पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। इसका हेड क्वार्टर, जो इसका वर्तमान में हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है, वो न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके सदस्यों की संख्या, ये 4 पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनकी सदस्य की संख्या जो 193 है। और इसके बाद एक अंतिम पृष्ठ, अंतिम 193वां सदस्य देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान। इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है। और संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड ऐसे पॉइंट्स हैं जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। अब जान लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में थोड़ा सा। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और ये कानून, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं, इनको सुविधाजनक बनाने में सहयोग करता है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण कार्य हैं और इसकी जो स्थापना मैंने आपको बताई कि 24 अक्टूबर 1945 को एक अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के बाद हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के जो विजेता देश थे, उन्होंने मिलकर एक संगठन बनाने की योजना बनाई और इस पर मिलकर के उन्होंने आगे कार्य किया और आगे चल के संयुक्त राष्ट्र संघ एक संगठन के रूप में बन के तैयार हुआ और आज हम सब लोगों के सामने हैं। और इसका एक मेन उद्देश्य था कि आने वाले समय में द्वितीय विश्व युद्ध जैसी कोई घटना ना हो और इन सब से बचने के लिए राष्ट्रों के बीच आपस में समन्वय बनाए रखने के लिए इस संगठन का गठन किया गया। और आगे चलकर इस संगठन ने काफ़ी हद तक इस चीज़ में अपना योगदान भी दिया और विश्व के विभिन्न देशों के बीच सामंजस्य बनाने में कार्य भी किया। इसके जो पॉइंट्स हैं, इसमें एक चीज़ देखेंगे कि सुरक्षा परिषद जो वर्ड यूज किया गया है, इसमें संयुक्त राष्ट्र की संरचना वाले सबसे शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम। इसमें एक देश और है जो कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो शक्तिशाली देश बनकर उभरे थे, उनका 4 का नाम दिया गया है। इसमें 5वां जो सदस्य सुरक्षा परिषद वर्ड यदि यूज किया गया है तो इसमें चीन भी है, लेकिन चीन उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शक्तिशाली बनकर नहीं उभरा था। उसके बाद चीन को शामिल किया गया है। इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 93 देश हैं और विश्व के लगभग सारे देश इसके मान्यता प्राप्त जितने भी देश हैं इसके सदस्य हैं। आगे हम थोड़ा देख लेते हैं। इसके जो अंग हैं, इन पर काफ़ी चर्चा होती रहती है। जो अंग हैं, प्रमुख अंग, यदि वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो 5 अंग ही कार्यरत हैं। और वैसे जब गठन हुआ इसका तो उस समय 6 थे, 6 आज भी हैं, लेकिन 5 प्रासंगिक रूप से कार्यरत हैं। नंबर 1 महासभा, जो उसका महासभा है, जो उसकी कैबिनेट बोला जाता है, इसको जो विश्व की सबसे बड़ी कैबिनेट बोला जाता है महासभा। इसमें प्रत्येक वर्ष इसकी बैठक होती है और इसके सदस्य देश जितने भी हैं इस सब बैठक में भाग लेते हैं। सचिवालय, इसका दूसरा पार्ट है सचिवालय। तीसरा है सुरक्षा परिषद, जो कि बहुत अहम है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ये क्वेश्चंस हर एक एग्जाम्स में
बड़े एग्ज़ाम्स हों छोटे हों, उनमें ज़्यादातर पूछा जाता रहा कि सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं। तो हम बताएंगे कि 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी। जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष बाद बदलते रहते हैं और 5 ये स्थायी रहते हैं। इनको वीटो पावर प्राप्त होता है। जो 5 देश होते हैं इनको वीटो पावर प्राप्त होता है और ये 5 देश हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि अमेरिका, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और चीन, ये 5 सुरक्षा परिषद के सदस्य देश हैं और ये स्थायी सदस्य हैं। इसका चौथा पॉइंट है आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद जो आर्थिक और सामाजिक रूप से दुनिया में और देशों की सहायता करने, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से उसके लिए कार्य करती है, ये न्यास परिषद है। इसका जिक्र ज़्यादा नहीं होता वर्तमान में, और न्यास परिषद का पूर्व में कार्य था, लेकिन अब वर्तमान में इसका कार्य नहीं है, प्रासंगिकता इसकी काफ़ी कम हो चुकी है। और इसका अंतिम पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसमें 2 पॉइंट्स याद करने वाली यही चीज़ है कि जो न्यास परिषद इस समय कार्य में नहीं है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका जो बाकी के जो 5 पार्ट्स हैं। इसके बाद जो छठवां जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है, इसका द हेग नीदरलैंड में मुख्यालय है। और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। इसका एक पॉइंट, इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं और प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। इसमें 3 पॉइंट्स हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग नीदरलैंड में। इसमें कितने न्यायाधीश होते हैं? 15, और प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। आपको 3 पॉइंट्स याद रखना है एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से, और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आगे देख लेते हैं हम। इसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसमें कुछ भाषाएं हैं जिनको मान्यता दी गई है। इसमें से मुख्य भाषाएं हैं, जो 6 भाषाएं हैं, उसमें नंबर 1 अरबी, रूसी, अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच और स्पेनिश। जो 6 भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, इन 6 भाषाओं को मान्यता दी गई है। और इन 6 भाषाओं में विभिन्न प्रकार के संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य होते हैं। इसमें से 2 भाषाएं हैं अंग्रेजी और स्पेनिश, इसको महत्व ज़्यादा दिया गया, और बाकी ये 6 भाषाओं में 4 भाषा बाकी हैं, इनको भी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सभाएं हैं उन सब में जो उनके कार्य होते हैं, जो कागजी कार्य होते हैं, इन सब भाषाओं में वहाँ मान्यता प्राप्त है इन सब भाषाओं को। देख लेते हैं अगला जो हमारा संगठन है WHO। वर्तमान में सबसे ज़्यादा यदि चर्चा में कोई संगठन है तो WHO। कोरोना महामारी के दौरान जो विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा चर्चित संगठन है तो WHO है। और WHO वर्तमान में इसके कई मायने भी हैं। WHO एक ऐसा संगठन है जो स्वास्थ्य संबंधी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न प्रकार के समस्याओं और उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार की दवाओं, वैक्सीन पर अपने शोध करता है और विश्व के तमाम देशों को उन तक उनकी पहुंच में लाता है। तो इसी को लेकर के इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई, और आज भी प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, और ये 1948 से मनाया जा रहा है। देखते हैं इसके सदस्य। स्वास्थ्य संगठन में 194 सदस्य देश तथा 2 संबद्ध सदस्य हैं। इसमें 194 सदस्य देश हैं और 2 संबद्ध सदस्य हैं। WHO जिसका मुख्यालय देख रहे हैं जनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके जो इस समय वर्तमान में चीफ हैं टेड्रोस अधानोम गैब्रियल्स। इसका पूरा नाम लिख नहीं पाए हैं, टेड्रोस अधानोम गैब्रियल्स इनका पूरा नाम है। ज़्यादातर एग्जाम में टेड्रोस अधानोम भी आता रहता है। और ये WHO है जो अभी कोरोना महामारी है, जो विश्व में फैली हुई एक ऐसा वायरस है, इसको लेकर के WHO घिरा हुआ है। और WHO पर विश्व के तमाम देश निशाना भी साध रहे हैं, क्योंकि कोरोना जो वायरस फैला, जो चाइना से वायरस फैला, इसकी जानकारी विश्व के और देशों तक जल्दी ना पहुंचाने और इस पर निर्णय जल्दी से ना लेने की वजह से आज ये समस्याएं आ रही हैं। इसको लेकर के WHO को घेरा जा रहा है। इसलिए WHO एग्ज़ाम्स के पॉइंट से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इसको ज़रूर याद रखिए। WHO का फुल फॉर्म, इसका मुख्यालय, इसके जो वर्तमान में प्रमुख हैं और इसकी स्थापना। ये 4 पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देख लेते हैं। अगली संस्था है हमारी वर्ल्ड बैंक। जो विश्व बैंक है, इसका उद्देश्य राष्ट्रों को जो जैसे विभिन्न प्रकार की जो संकट आते हैं, विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं आती हैं, आर्थिक समस्याएं, इनको जो विश्व है और भी विश्व के जो इसके सदस्य देश हैं,
इनको सहायता पहुंचाने के लिए, आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए विश्व बैंक की स्थापना की गई। विश्व बैंक में 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक समूह है, ये विश्व बैंक है। और जो देश हैं, इसमें से रिलेटेड जो देश हैं, उनको वित्त और वित्तीय सहायता दोनों देता है। इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है, और जो इसकी स्थापना हुई थी 1945 को हुई थी। आप ज़्यादातर संगठन देखेंगे 1945 के बाद ही अस्तित्व में ज़्यादातर आए हैं, 2-4 को यदि छोड़ दिया जाए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न हुई, इसी को ध्यान में रख कर के विभिन्न संगठन बनाए गए। और इन्हीं में जैसे अभी देखा हमने WHO, UNO देखा, अब तीसरा हमारा वर्ल्ड बैंक है। तो इन सब की स्थापना 1945 के बाद ही हुई। देखो, इसकी स्थापना भी 1945 में हुई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में आपने देख लिया। इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में डेविड मालपास, इसके जो अध्यक्ष हैं वो डेविड मालपास हैं। बस इसमें इतना ही है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की कैपिटल है, राजधानी है, और इसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। देख लेते हैं, हमारा अगला संगठन है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB से जो एशिया वर्ड है, एशिया से ही आपको समझ में आ जा रहा होगा कि जो एशिया के जो विभिन्न देश हैं, इन सब देशों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता देने के लिए और क्षेत्रीय बैंकों का क्षेत्रीयता की विकास करने के लिए इसकी स्थापना की गई। और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966, मतलब 19 दिसंबर 1966 को की गई। इसमें बताया गया कि एशियाई देशों के आर्थिक विकास का सुगमीकरण करने के लिए की गई थी। जो बैंक है ये क्षेत्रीय विकास की एक प्रकार से क्षेत्रीयता है, जैसे एशिया महाद्वीप है और भी महाद्वीप हैं, ऐसे एशिया महाद्वीप में आर्थिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए इस बैंक का स्थापना की गई। इसका जो मुख्यालय है हम लोग देख लेते हैं, फिलीपींस मनीला में है। जो इसका मुख्यालय है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसका मुख्यालय फिलीपींस देश में है, जो इसकी राजधानी मनीला है। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, मतसगु अस्कावा, जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं मतसगु अस्कावा हैं, जो इसके ADB के अध्यक्ष हैं। हमारा अगला संगठन है WTO, बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। और क्योंकि ये दुनिया में विभिन्न देश हैं, जो आज खुली अर्थव्यवस्थाओं का दौर चल रहा है, वैश्वीकरण का दौर चल रहा है, तो इसी दौर में जो इसकी प्रासंगिकता है, WTO की प्रासंगिकता बहुत है। और इसी को हम लोग देखेंगे। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसका वर्तमान में मुख्यालय है जो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। और इसके जो अध्यक्ष हैं रॉबर्टो अज़वेदो, इसके जो अध्यक्ष हैं रॉबर्टो अज़वेदो। और यहाँ इसका देखिए ये लोगो है जो इसमें दिखाया गया स्क्रीन पर, इसका ये लोगो है WTO का। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मुख्यालय और इसके अध्यक्ष क्या है, इसके तीनों पॉइंट है जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम से ज़्यादातर पूछे जाते रहे हैं। और इसके बारे में थोड़ा और हम जान लेते हैं। जो WTO है इसका पूर्व में नाम गेट था। जो WTO है इसका पूर्व में नाम गेट था, और गेट की फुल फॉर्म हम देखेंगे जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसका जो पूरा नाम था। बाद में फिर 1 जनवरी 1995 को गेट का नाम बदलकर WTO कर दिया गया, और जो वर्तमान में अभी WTO ही है। हम अगला संगठन देखेंगे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये सब जो अभी हमने आपको बताया कि एशियन ADB, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब विश्व के तमाम देशों को फंड देने का कार्य करते हैं और देशों के विकास में योगदान करते हैं। इसमें हम देख लेते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं इसके और आगे। IMF क्या है? IMF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों को वैश्विक स्थिति पर नज़र रखती है और अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता देती है। जो संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने के साथ साथ विकास को सुगम करने में सहायता करता है। जो इसका मुख्यालय है, जैसे मैंने आपको बताया, वाशिंगटन DC अमेरिका में है। और इसमें एक जो वर्ड है देखेंगे, IMF की जो विशेष मुद्रा है, जो वर्ड दिया गया SDR, ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है।
SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसको एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, इसको ज़रूर याद नोट्स करिएगा आप और ध्यान से देखिएगा। SDR जो वर्ड है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो इस समय जो विभिन्न देशों के बीच जो मुद्रा का वो करती है IMF, SDR के माध्यम से करती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त के लिए कुछ देशों को मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है इसी SDR के लिए, जो बताया मैंने आपको। SDR में यूरो, पाउंड, येन और डॉलर शामिल हैं। जो SDR है उसमें वो 4 मुद्राएं जैसे देखेंगे आप, यूरो, पाउंड, येन और डॉलर, इन सब मुद्राओं में SDR जारी किए जाते हैं। और जैसे कि IMF की स्थापना 1944 में की गई। विभिन्न देशों के 45 प्रतिनिधियों ने अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स में बैठकर आर्थिक समझौतों की रूपरेखा तैयार की और उसके बाद 27 दिसंबर 1945 को 29 देशों के समझौतों के हस्ताक्षर होने के बाद IMF की स्थापना हुई। मतलब IMF की स्थापना की जो वो है मैन है, जो 27 दिसंबर 1945 को एक IMF अस्तित्व में आ गया और स्थायित्व आ गया। 1944 में इसकी स्थापना की शुरुआत हुई। स्थायी रूप से 27 दिसंबर 1945 को IMF अस्तित्व में आ गया। देख लेते हमारा जो इसका पॉइंट्स है एक और, क्रिस्टीना जॉर्जिएवा जो IMF की प्रमुख हैं वर्तमान में। क्रिस्टीना जॉर्जिएवा एग्जाम्स में कई बार आ चुका है अभी करेंट्स में, और इससे पहले क्रिस्टीना लेगार्ड थी और इस समय अब क्रिस्टीना जॉर्जिएवा हैं जो इसकी प्रमुख हैं। ये ज़रूर याद रखिए आप। हमारा अगला संगठन है बहुत महत्वपूर्ण संगठन, यूनेस्को। इसका हम सबसे पहले तो फुल फॉर्म ही देखेंगे। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्स में कई बार आ चुका है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, और जैसा कि दिखाया गया यूनेस्को का ये लोगो है, इसको आप ज़रूर याद रखिए। और देख लेते हैं अब यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा। यूनेस्को एक विशेष प्रकार की संस्था है और इसका जो नाम है भी मैंने आपको बताया कि यूनेस्को का शॉर्ट नाम, जो पूरा नाम है, जो शॉर्ट नाम है यूनेस्को है। वर्तमान में यूनेस्को के जो अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोलो हैं, जो वर्तमान में सक्रिय है। और इसकी स्थापना 16 दिसंबर 1945 को हुई और भारत इसका सदस्य 1946 में बना। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। और इसमें वर्तमान में यूनेस्को के 93 सदस्य देश हैं, 11 सहयोगी सदस्य देश हैं और 2 पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं। और इसके कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जो अभी स्वतंत्र नहीं हैं, कुछ दूसरे देशों के साथ जुड़े हुए, स्वतंत्र रूप से देश अस्तित्व में नहीं है तब भी इसके सदस्य हैं। तो इसमें आप देखना है यूनेस्को का मुख्यालय, यूनेस्को के प्रमुख और यूनेस्को की स्थापना। हमारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से 3 क्वेश्चन मेंस हैं इसके कि यूनेस्को का मुख्यालय क्या है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई और यूनेस्को के प्रमुख वर्तमान में हैं कौन। चलते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, इसके बारे में थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। यूनेस्को है जो ये करता क्या है, ये वैज्ञानिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। इसका एक फुल फॉर्म ही है। और इस संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है, उसका एक घटक है। इसका जो कार्य है शिक्षा, प्रकृति और समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। इसका जो कार्य है शिक्षा, संचार, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में बढ़ावा देना। इसकी स्थापना जैसा कि मैंने आपको बताया कि 16 नवंबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में वर्णित न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बनी, इसके लिए ये कार्य करता है। इसका ये कार्य है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में जो वर्णित न्याय है, जो कानून का राज है, ह्यूमन राइट्स हैं और फंडामेंटल फ्रीडम है, जो मौलिक स्वतंत्रता है, उन पर वैश्विक स्तर पर लोगों के बीच सहमति बने, इसके लिए ये कार्य करता है। और इसमें एक कार्य और होता है कि जो हम लोग देखते हैं हेरिटेज की, यूनेस्को की श्रेणी में इतने देश शामिल जो हेरिटेज होते हैं यूनेस्को द्वारा ही प्रमाणित किए जाते हैं। उनके संरक्षण का कार्य, सांस्कृतिक जो होते हैं उनको वैज्ञानिक और सांस्कृतिक ढंग से संरक्षण प्राप्त किया जाता है। और यूनेस्को प्रत्येक वर्ष विभिन्न देशों की जो इमारतें हुई, विभिन्न प्रकार की जो पुराने समय की एक ऐसी संस्कृति है, उन सबको संरक्षण देने का कार्य करता है। देख लेते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा संगठन यूनिसेफ।
यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ का फुल फॉर्म है। यूनिसेफ का मुख्यालय देखेंगे, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। इसका संक्षिप्त नाम तो जैसे कि यूनिसेफ है। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं हेनरिटा एस फोरे, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946, प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसके साथ साथ यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई, इसको भी हमको याद करना है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसका स्थापना, ये दो मेन है। इसके बाद हम देख लेते हैं यूनेस्को क्या कार्य करता है। यूनेस्को को जो कार्य है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो सदस्य देश थे जो लड़े द्वितीय विश्व युद्ध में, जो हार हुई और कुछ राष्ट्रों का उसमें नुकसान भी हुआ, उनके बच्चों वहाँ के लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं में विभिन्न प्रकार की कमियाँ आईं और इससे लोगों के बीच काफ़ी समस्या हुई। इसी को ध्यान में रख कर के यूनिसेफ की स्थापना की गई। और वहाँ के जो बच्चे थे छोटे, उनके खाना और स्वास्थ्य संबंधी जो उपलब्धता थी, उनकी कमी को देखकर इसकी स्थापना हुई 11 दिसंबर 1946 को। 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य बन गया। और पहले इसका जो नाम था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड था, लेकिन जब यूनाइटेड नेशन में शामिल हुआ तो इसका नाम हो गया यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसका जो मुख्यालय मैंने आपको बताया न्यूयॉर्क में है। इसका जो मुखिया एन बेनी लिखा है, वर्तमान में जो मैंने आपको बताया हेनरिटा एच फोरे हैं। इसको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है यूनिसेफ को 1965 में। 89 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। और जो इसके जो कार्य हैं यूनिसेफ के जो कार्य करते हैं, लगभग 120 कार्यालय हैं इसके जो विश्व में फैले हुए हैं और 190 स्थानों पर इसके कर्मचारी कार्य करते हैं। और इसका मेन मोटो होता क्या है कि ये वर्तमान में जो भी है, जो खेल से संबंधित और विभिन्न प्रकार की टीमों की सहायता लेकर के ये फंड इकट्ठा करते हैं, ताकि जो विश्व के तमाम देशों के जो बच्चे हैं, शरणार्थी बच्चे हैं और विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे बच्चे हैं, उनके लिए फंड जारी किया जाए और उनकी सहायता की जाए। और ये जो वर्तमान में 5 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया हुआ है। इसमें देख लेते 5 प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया है। बच्चों का विकास, बुनियादी शिक्षा, लिंग के आधार पर समानता, इसमें लड़का लड़की समान हो, और बच्चों का हिंसा से बचाव करना, शोषण बाल श्रम के विरोध में, HIV एड्स, बच्चों के अधिकारों के वैधानिक संघर्ष के लिए काम करना। मतलब विभिन्न प्रकार के जो ऐसे कार्य हैं जो बच्चों के लिए शोषण, विभिन्न प्रकार की बुनियादी शिक्षाएं और HIV जैसी बीमारी, इन सब से बचाने के लिए उनके लिए वैधानिक संघर्ष करता है। देख लेते हमारा अगला संगठन है ब्रिक्स। ब्रिक्स बहुत ही चर्चित संगठन है और विश्व के शक्तिशाली देशों में शुमार कुछ देश हैं इसमें जो इसके सदस्य हैं। भारत भी इसका सदस्य है, जैसा कि आप देख रहे हो इसमें नीचे। इसके जो ब्रिक्स का जो नाम दिया गया है वो दिया किस लिए गया है, क्योंकि इसमें B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका, इन्हीं 5 कंट्रीज़ को मिलाकर इसका नाम किया गया है ब्रिक्स। और हम देख लेते हैं ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा। ब्रिक्स उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है। इसके जो घटक देश हैं मैंने आपको जैसे बताया, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। जो BRICS है, मैं इसके बारे में आपको बता दिया है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके उस समय 5 सदस्य देश हैं वर्तमान में जो हमारे सदस्य देश हैं। 2009 में जब इसकी स्थापना हुई तब 4 थे, तो उस समय इसका नाम ब्रिक था, BRIC। उसके बाद 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया। रूस को छोड़कर ब्रिक्स के सभी देश विकासशील और औद्योगिकृत देश हैं और जो इनकी जो अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। ये ऐसे देश हैं जो ब्रिक्स में शामिल देश हैं, वो क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर प्रभाव डालते हैं। और इनका जो GDP में स्थान है ब्रिक्स देशों का, वैश्विक GDP में 23% योगदान है और विश्व व्यापार का लगभग 18% हिस्से में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो R5 देख रहे हैं आप, R5 के नाम से इनकी जो मुद्रा हैं इनको जाना जाता है। इसको R5 को हम देखेंगे, जो 5 देश हैं इनकी सबकी मुद्रा R से स्टार्ट भी होती है। ये भी बहुत पॉइंट पूछा गया एग्जाम्स में, तो हम देख लेते हैं R5 है क्या। जो R5 है वो 5 कंट्री हैं, 5 जो ब्रिक्स में 5 कंट्री हैं, उन्हीं
पाँचों कंट्रियों की जो मुद्रा है उनका जो नाम है आर से स्टार्ट होता है। उसमें नंबर 1 पे है रियल। जो ब्राज़ील है उसकी मुद्रा है रियल। रूस है जो उसकी मुद्रा है रूबल। जो इंडिया भारत है उसकी मुद्रा है रुपया। चाइना चीन उसकी मुद्रा है रेनमिनबी। और हमारा अंतिम देश 5वां देश दक्षिण अफ्रीका है, उसकी मुद्रा है रेंड। इन्हीं पांचों देशों की मुद्रा जो आर से स्टार्ट होती है और इसी को लेकर के R5 मुद्रा दी गई है ब्रिक्स की। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान से पढ़ें। एक अगला हमारा संगठन है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जो पेट्रोल जो हम लोग पेट्रोल होता है, जो पेट्रोलियम होता है, उसको जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, विभिन्न जो परिवहन के साधन हैं उनमें जो यूज किया जाता है। और ये आता कहाँ से है, जहाँ जिस देश में पैदा होता है। भारत में तो इसका उत्पादन बहुत कम है, विदेशों से इसको आयात किया जाता है। तो उन्हीं आयात करने वाली जो कंपनियां हैं देशों को निर्यात करती हैं, तो उनने मिलकर के एक संगठन बनाया हुआ है, इसका नाम है ओपेक। ओपेक में विभिन्न देश शामिल हैं जो हम देख रहे हैं। ओपेक का ये लोगो है और हम आगे डिस्कस करेंगे ओपेक के बारे में। देख लेते हैं। जो ओपेक है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है और जिनमें दुनिया के जो देश हैं जिनमें भी तेल निकलता है वो ज़्यादातर मिलकर के इस संगठन के सदस्य हैं। इसमें वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है वो 14 है। इसका जो मुख्यालय है वीना ऑस्ट्रिया में है और इसकी जो आधिकारिक भाषा है वो अंग्रेजी है। इसकी स्थापना जब हुई थी शुरुआत में, तब स्थापना इसकी बगदाद इराक में हुई थी। और इसमें जो एक वर्ड आया है मुद्रा का, तो देखते हैं USD पर डॉलर। जो SDR था ऐसे ही एक USD पर बैरल है। US डॉलर, जो US डॉलर पर बैरल, US डॉलर में देते ये जो बैरल होता है, एक जो बैरल होता है वो 159 लीटर के लगभग होता है। इसको आप याद रखिए, एक बैरल जो होता है 159 लीटर के लगभग होता है। तो इसको जो $1 जो US डॉलर है पर बैरल, इससे इसकी जो मुद्रा जो बेचते हैं ये लोग पेट्रोलियम को आयात करते हैं, US डॉलर में करते हैं और प्रति बैरल के हिसाब से बेचा जाता है। इसको लीटर के हिसाब से नहीं, एक बैरल के हिसाब से इनका मूल्य निर्धारित किया जाता है। जैसा कि आप लोग देखते रहते हैं कि इतने बैरल इतनी कीमत, तो इसी को बैरल के हिसाब US डॉलर बैरल के हिसाब से दिया जाता है कि इतने US डॉलर में इतने बैरल पेट्रोलियम हम आपको देंगे। ओपेक 14 देशों का संगठन है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसके जो 14 देश हैं वो देख लेते हैं। सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, अंगोला, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, लीबिया तथा वेनेजुएला, गेबोन, गिनी और कांगो। इसके जो 14 देश हैं सदस्य देश हैं। और इसमें पूर्व में भी इक्वाडोर, इंडोनेशिया और कतर इसके सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में वो इसके सदस्य नहीं हैं, उन्होंने इसकी सदस्यता त्याग दी है। जब ये शुरुआत में आया तो इसका 5 वर्षों तक मुख्यालय स्विट्जरलैंड में था। 1 सितंबर 1965 को इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया में स्थानांतरित कर दिया गया है। याद रखिए कि इसका वर्तमान में मुख्यालय ऑस्ट्रिया में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 14 है और कुछ देश हैं जैसे इक्वाडोर, इंडोनेशिया और कतर इसकी सदस्यता त्याग दिए हैं। हमारा अगला संगठन है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो FAO है ये भी यूनाइटेड नेशन का एक निकाय है, संबद्ध है उससे। इसको देख लेते हैं हम। इसका जो लोगो है, इसका ही लोगो है। इसके जो लोगो में फिएट्स एंड पेनेस जो वर्ड दिया गया है, इसको एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है और इसको आप लोग देख लेंगे। फिएट्स एंड पेनेट्स, इसका मतलब होता है कि सबको रोटी मिले। इसका जो पर्पज़ है कि सबको रोटी मिले। रोटी कब मिलेगी? जब खाद्यान्न का अनाज का उत्पादन ज़्यादा होगा। इसके लिए FAO कार्य करता है। हम देख लेते हैं FAO के बारे में और थोड़ा सा। FAO एक प्रकार की विशिष्ट संस्था है और ये UN से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म हमने देख लिया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का FAO होता है। चू डोंगियो इस समय इसके अध्यक्ष हैं, जो चीनी गणराज्य के हैं। इसकी स्थिति सक्रिय है, कार्य कर रहा है और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई।
16 अक्टूबर प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और मनाया क्यों जाता है? जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चंस में बताया कि जो FAO की स्थापना है 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है इटली रोम में है। इसकी जो एक संस्था है इकोसॉक, जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है, जैसा कि मैंने आप संयुक्त राष्ट्र संघ की एक शाखा के 6 अंग थे, उसमें से एक अंग था सामाजिक और आर्थिक परिषद, तो उसी के तहत कार्य करती है। ग्रीन पीस, जैसा कि नाम से ही आप जान रहे हो, ग्रीन पीस, पीस माने होता शांति। ग्रीन पीस वर्ड है जो हरित शांति, जो हरा मतलब पर्यावरण जो हमारे तरफ चारों तरफ फैला हुआ है, इसमें जो हरे पेड़ पौधे हरा भरा रहे माहौल, इसके लिए शांति फैलाने के लिए विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर, जैसा कि इसमें लिखा है कि जिसकी जो स्थापना कुछ और चीज़ को लेकर के हुई थी, लेकिन आगे जाकर के इसके मायने बदल गए और इसने जाकर के विभिन्न क्षेत्रों में अपना कार्य किया और आज भी ये कार्यरत है। इसका जो ग्रीन पीस है, इसका पर्यावरण को लेकर के जो आंदोलन चलता है, इसकी स्थापना 1971 को कनाडा के वैंकूवर शहर में हुई। इसका जो प्रमुख शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी, इसको देखेंगे हम। तात्कालिक रूप से USA द्वारा अलास्का में नाव के हथियारों के परीक्षण का विरोध करने के लिए किया गया था ग्रीन पीस का गठन, लेकिन बाद में इसके जो पर्यावरण की सुरक्षा हेतु इसने कार्य करना शुरू किया। और इस हरित शांति का जो लक्ष्य होता है, ये लक्ष्य पाते कैसे हैं? जो अपनी समग्र विविधता में जीवन को पोषित करने के लिए पृथ्वी की क्षमता को सुनिश्चित करना, मतलब है कि जो डाइवर्सिटी भी बनी रहे और पृथ्वी के अंदर विभिन्न प्रकार की जो क्षमताएं हैं उनका भी क्षरण ना हो, उसके लिए हम एक सुनिश्चित करें कि इसको हम बचाना कैसे, इसके लिए हमको कार्य कैसे करना है। ये जो ग्रीन पीस है इस समय अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन है जो पर्यावरण के विभिन्न मुद्दों को प्राथमिकता देता है और उन अभियानों को आगे बढ़ाता है। इसका एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, सिविल्स के PCS के एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। इसका जो मुख्यालय है एग्जाम्स में कई बार आया है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में इसका मुख्यालय, ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। ये बहुत बार पूछा गया। और ग्रीन पीस का मतलब क्या होता है? जो हरित शांति, हरित शांति नहीं होगा ये, हरित शांति इसका सेंस है, लेकिन इसका मुख्य कार्य क्या है कि पर्यावरण की चेतना है उसके लिए कार्य करना, पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य करना। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जैसा कि जानते हैं कि आज वर्तमान में जो एनवायरमेंट है हमारा पर्यावरण है, इसको लेकर के विभिन्न प्रकार की विविधताएं अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। इसके परिणाम भी आगे आ रहे हैं। तो इन्हीं सब को देख करके हमारे विभिन्न देशों ने मिल करके एक संगठन बनाया और इसका पर्पज ही था कि पर्यावरण को बचाया जाए। और ये यूनाइटेड नेशन की एक संस्था ही है जो पर्यावरण को लेकर के कार्य करती है। जैसा कि इसका आप मोटो देख रहे होंगे UNEP का, हम देख लेते हैं UNEP के बारे में थोड़ा सा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसका नाम ही है और इसकी स्थापना 1972 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के दौरान इसकी हुई और इसका जो मुख्यालय है केन्या नैरोबी में है। ये इसके दो महत्वपूर्ण है, इसकी स्थापना जून 1972 को हुई और इसका जो मुख्यालय केन्या नैरोबी में है। इसके बाद जो 1972 में है तब से पर्यावरण को लेकर के इस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम होते रहते हैं और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाता रहता है और विभिन्न वर्षों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम रखे जाते हैं। इसके लिए पर्यावरण सम्मेलन रखे जाते हैं, COP होता है और विभिन्न प्रकार के नियम कानूनों के तहत विभिन्न प्रकार की संधियां होती हैं। इन सब के लिए कार्य करता है। तो आप लोग बस इतना ही समझिएगा कि इसकी स्थापना 1972 को हुई और इसका जो मुख्यालय केन्या नैरोबी में है और इसका मुख्य कार्य कि पर्यावरण संबंधी गतिविधियों पर नियंत्रण करना। हम आगे देख लेते हैं। एक और हमारा बहुत महत्वपूर्ण संगठन है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जो जंगली जीव होते हैं उनके लिए कार्य करने के लिए, उनके लिए फंड इकट्ठा करने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए WWF कार्य करता है। जैसा कि आप इसके बीच में देख रहे हैं कि रेड पांडा जो बना हुआ है, इसका ये लोगो है पांडा और ये इसके WWF के लिए एक कार्य करते हैं विभिन्न संगठन मिलकर के, ताकि पर्यावरण से संबंधित जो हमारे जीव जंतु हैं इसमें रहते हैं उनको संरक्षित किया जाए और आगे आने वाले समय में उनको
विलुप्त होने से बचाया जाए, इसके लिए कार्य करते हैं। इसका जो नारा है, नारा देखते हैं, फॉर ए लिविंग प्लानट, मतलब ऐसा प्लानट हो, ऐसा ग्रह हो जो कहा गया वर्ड में सबके जीवन के लिए हो, मतलब सब लोग जीवित रहें। ऐसा नहीं कि किसी का लोगों जीव जंतुओं को मार दें, उनके संरक्षण हो, उनके लिए विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाएं। और इसका जो मोटो है, बिल्डिंग ए फ्यूचर इन विच पीपल एंड नेचर थ्राइव, मतलब इसमें जो हमारे नेचर, प्रकृति है और लोग एक दूसरे के सामंजस्य में रहें और भविष्य के लिए भविष्य बनाए, एक अच्छा भविष्य बनाएं। इसमें थोड़ा सा एरर हो गई है। इसकी स्थापना 29 अप्रैल, थोड़ा माफ़ करिएगा, कुछ एरर है इसमें, टाइप करने में गलती हो गई। बस आज की वीडियो में इतना ही। हमने विभिन्न संगठनों के बारे में चर्चा की। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।